Assalamu alaikum students, welcome to Alhamd Dynamic World. Today we are going to discuss chapter number 14 lecture number 3. और बेटा आज के लेक्चर में जिन चीज़ों को हमने स्टडी करना है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, लोरेंट फील्ड्स को हम स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की ई और एम वैल्यू और उससे रिलेटेड रिलेशंस को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करने के लिए आज जो जा रहे हैं, दिस इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इससे पहले चैप्टर नंबर 12 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से बातें कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए जो सबसे बेहतरीन हमारे पास ऑपरेटर्स अवेलेबल होता है, दीज आर द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को आपने एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ डोमिनेंट नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेटअप होती हैं और आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल लाइंस की सूरत में यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा। दिस फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो बेटा याद रखिएगा अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है बेटा, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स की भी डायरेक्शन है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट थी तो लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन ऑन द पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव रहेगी। इसके साथ साथ बेटा अगर इसी फील्ड में मैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर देता हूं, याद रखें मैंने चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया है, तो जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पर प्लेस करूंगा उस पर लगने वाली फोर्स के हवाले से देख लें बेटा, फील्ड तो सेम ही है लेकिन चार्ज पार्टिकल अब नेगेटिव है और नेगेटिव साइन की वजह से क्या फर्क आएगा बेटा, नेगेटिव साइन की वजह से आप देख सकते हैं कि जो फोर्स पिछले केस में लग रही थी और इस केस में जो फोर्स लग रही है उसमें नेगेटिव का फर्क आ चुका है और नेगेटिव की वजह से क्या होगी, अब फोर्स की डायरेक्शन जो होगी इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आप पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हमेशा ऑपोजिट मूव किया करता है। ये तो हो गई मोशन। जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मोशन की नेचर कैसी होगी, मतलब क्या चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, क्या कंडीशन होगी। बेटा इस बात को समझने के लिए यहाँ पर आज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन क्या है। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद है एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की ना तो डायरेक्शन बदल रही है ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर यूनिफॉर्म है। ठीक है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितनी भी पैरेलल ब्लैक लाइंस मैंने आपको शो की हैं, ये सारी की सारी पैरेलल ब्लैक लाइंस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही हैं एंड दे आर इवनली स्पेस्ड, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये देखें जी, इलेक्ट्रिकल फोर्स के फार्मूले के मुताबिक F इज इक्वल्स टू EQ और इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो ये फोर्स ही, तो फोर्स का जेनेरिक फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं, दिस इज E डिवाइडेड बाय m into q। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, वो चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, जो भी चार्ज पार्टिकल हो उसका चार्ज तो नहीं बदलेगा ना ही उसका मास बदलेगा। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने से मुराद है कि चार्ज इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा, ताकि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ जब वो मूव करेगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है, इसकी दूसरी रीजन ये है क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की बात करें तो जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में भी स्टडी किया है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स Q × V क्रॉस B के फार्मूले से दी जाती है और अगर आप इस फार्मूले को ओपन कर लें, इट कैन बी रिटन एज QVB साइन ऑफ एंगल थीटा। इसके हवाले से ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। और बेटा याद रखिएगा, एक ऐसा रीजन जहां पर साइमल्टेनियसली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दी हो उसको वेलोसिटी सिलेक्टर कहा जाता है। क्या होता है उसकी तरफ अभी हम कुछ देर में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लॉरेंट्ज फोर्स की बात करेंगे। ये लॉरेंट्ज फोर्स क्या चीज होती है बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो लॉरेंट्ज फोर्स असल में एक ऐसी फोर्स है जो दो फोर्सेस का मजमूआ है। कौन कौन सी फोर्स का मजमूआ है, इट इज द समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें तो जो नेट फोर्स हासिल होगी उसको लॉरेंट्ज फोर्स का नाम दिया जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, इट इज गिवन बाय द फार्मूला ऑफ E into Q
प्लस मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, वेक्टोरियली अगर इसको लिखना चाहूं तो Q इंटू V क्रॉस B, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों को ऐड करने के नतीजे में जो नेट फोर्स हासिल होती है उसको लोरेंट्ज फोर्स का नाम दिया जाता है। ये भी न्यूटन में मेजर की जाएगी और इसमें दोनों फोर्सेस का इफेक्ट मौजूद है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी सिलेक्टर के हवाले से बात करते हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर के हवाले से बेटा आपने याद रखना है कि वेलोसिटी सिलेक्टर एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई किए जाते हैं। और लॉरेंट्ज फील्ड के अंदर इस बात का भी वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट रहें। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और इन दोनों फील्ड्स की लग रहे हैं कि और इन दोनों फील्ड्स की वजह से एक्ट करने वाली फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगी। आइए हम इसको यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यहाँ पर ड्रॉ की है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एज आई हैव शोन ओवर हियर। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो क्रॉस के सिंबल बनाए हैं वो मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। दे आर इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो B अंदर की जानिब है और E की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इस तरीके से B आप देख सकते हैं, B की डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मतलब ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद है। अब मैं यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल विद द वेलोसिटी ऑफ V एंटर करवाता हूँ। ये चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है। अब देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ने नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स है नीचे की जानिब है और V क्रॉस B के फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखें दिस इज V अंदर की जानिब है तो V क्रॉस B के फार्मूले के मुताबिक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। तो आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स के दरमियान बनने वाला एंगल 180 डिग्री है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिस रीजन इज वेलोसिटी सिलेक्टर। यहां पर इस वेलोसिटी सिलेक्टर को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यूज अज्यूम की हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पर अज्यूम किया 0.20 टेस्ला का और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 300 न्यूटन पर कूलम है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो आप ये बताएं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाए तो चार्ज पार्टिकल्स की कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से इस फील्ड में एंटर हो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाए। मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर मूव करेगा तो नीचे और ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बेटा। और अगर ये कैंसिल आउट कर देंगे तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड स्टेट पास हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हर वेलोसिटी पर नहीं होता है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिस पर ऐसा होता है। क्यों, उसकी वजह क्या है बेटा, याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। इसके फार्मूले में इलेक्ट्रिकल फोर्स के फार्मूले में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं आती, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बहरहाल मौजूद है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आइए इसको जरा हम मजीद डिटेल में कंसीडर करते हैं। देखें क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर ये इक्वल हो गई तो चार्ज पार्टिकल अनडेविएटेड गुजर सकते हैं। मतलब फॉर अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल्स, अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल्स और अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल, अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसने स्ट्रेट पास करना है उसके लिए कंडीशन क्या है कि बेटा उसके ऊपर एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होने चाहिए, फिर वो फील्ड से अनडेविएटेड स्टेट पास कर सकता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का फार्मूला क्या है, EQ के इक्वल होती है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या है, QVB। मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ क्योंकि साइन ऑफ एंगल थीटा यहाँ पर हो जाएगा। लिखना चाहते हैं साइन ऑफ एंगल 90 क्यों 90 हुआ, क्योंकि V और B में एंगल 90 है। ये V और B अंदर की जानिब 90 डिग्री का एंगल है। सो 99 साइन 90 तो वैसे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। Q से यहाँ पर Q को कैंसिल आउट कर दें। सो E is equals to V into B sin 90 is 1। तो यहाँ पर अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास आ चुका है कि अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूँ बेटा, ये देखें
इलेक्ट्रिक फील्ड की गिवन वैल्यू है हमारे पास 300 और मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 0.2 टेस्ला। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये वैल्यू मेरे पास v की कितनी आ जाएगी, दिस इज 1500 मीटर्स पर सेकंड। मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो फील्ड में एंटर हो रहा है, अगर ये 1500 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से एंटर होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और ये स्ट्रेट पास हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 1500 मीटर्स पर सेकंड, अगर फर्ज कर लें, ये बात तो हमने कर ली ना कि अगर वेलोसिटी होगी 15 मीटर पर सेकंड तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगा। अगर वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हुई, देखें वेलोसिटी बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जितनी एक्ट कर रही थी उतनी एक्ट करती रहेगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने पर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है। आप ऐसा समझ लें कि इलेक्ट्रिकल फोर्स 10 न्यूटन थी, मैग्नेटिक फोर्स 10 न्यूटन थी, वो अनडेविएटेड पास हो रहा था। लेकिन जो ही आप वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड से ज्यादा बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो अभी भी 10 न्यूटन की ही है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। या दूसरे लफ्जों में आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी 1500 मीटर्स पर सेकंड से ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फोर्स से और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में डेविएट कर जाएगा, ऊपर की तरफ डेविएट कर जाएगा, ये वाली डायरेक्शन। और अगर फर्ज कर लें ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कम रह जाती है 1500 मीटर पर सेकंड से, 1500 मीटर पर सेकंड से कम रह जाती है, मतलब 1400 मीटर पर सेकंड है या 1300 मीटर पर सेकंड है, कम है, तो वेलोसिटी कम होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो अभी भी उतनी है जितनी पहले थी। तो मैग्नेटिक फोर्स के कम हो जाने की वजह से अब इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेंट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम है उस क्रिटिकल वेलोसिटी से तो अब इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स से, और इस ज्यादा हो जाने की वजह से चार्ज पार्टिकल अब नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि E डिवाइडेड बाय V के फॉर्मूले से वो वेलोसिटी निकलती है जो अनडेविएटेड चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी है। अगर आपने वेलोसिटी को उस क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट डोमिनेंट है, और अगर वेलोसिटी इससे कम रही तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का इफेक्ट डोमिनेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, अब हम बात करने के लिए जा रहे हैं E ओवर m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन, और उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ किस किस किस्म के पैरामीटर्स है जो E ओवर m वैल्यू के साथ अटैच होते चले जाएंगे। तो आइए ज़रा हम पैरामीटर्स के हवाले से कुछ बातें कर लेते हैं। E ओवर m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करवाने के लिए हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड हमने अप्लाई की है। ये जो क्रॉस लाइंस आपको नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बीइंग अप्लाइड इनवर्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सर्टेन वेलोसिटी v से मूव करता हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन वेलोसिटी से मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। अगर मैं यहाँ पर v क्रॉस b अप्लाई करूंगा तो फोर्स ऊपर की जानिब लग रही है, लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो दरअसल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है तो ये उसकी एग्जैक्टली डायरेक्शन बनेगी। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इस परपेंडिकुलर लगने वाली फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल बेंड हो जाएगा, और बेंड होता हुआ जब इस पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और वही राइट हैंड रूल आप अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करेगी। इसी तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट करता चला जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सर्कल के सेंटर की जानिब पॉइंट कर रही है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है सर्कल के सेंटर की जानिब अगर पॉइंट कर रही है तो बेटा यही वो मैग्नेटिक फोर्स है जो बुनियादी तौर पर वजह बनती है इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुआ था। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने सर्कुलर मोशन करना शुरू कर दिया है तो किसी भी सर्कल में मूव होने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो है सेंटीपिटल फोर्स। दरअसल यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम सेंटीपिटल फोर्स से इक्वेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू B इंटू ई इंटू वी। साइन थीटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि साइन थीटा वैसे ही 1 की टर्म बन चुकी है बिकॉज द एंगल वाज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेटा ये जो एक v है v से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e डिवाइडेड बाय mv जो सिंपलीफाइड रेशियो आ रही है दिस इज v डिवाइडेड बाय br, वेयर v इज द
velocity of incoming charge particles, B is the applied magnetic field and R is the radius of this path। ये जो हमने सर्कल डेवलप की है इसका रेडियस R है। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर आप E और M की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो चले आपने खुद अप्लाई किया था, इसकी वैल्यू आप जानते हैं टेस्ला में कितनी होगी, लेकिन B की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? दिस इज बीइंग डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो चार्ज पार्टिकल सर्टेन वेलोसिटी से आ रहे हैं, डेफिनेटली इससे पहले सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाए गए थे, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट करवाए गए थे वहाँ से हम इन चार्ज पार्टिकल्स की इनकमिंग वेलोसिटी को गैस कर सकते हैं। दूसरा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका तरीकेकार क्या होगा बेटा? ये जो पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट है ये ग्रेजुएटेड ट्यूब में किया जाता है जिसमें हाइड्रोजन गैस हमने फिल कर रखी होती है। हाइड्रोजन गैस ब्लू कलर की होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, हाइड्रोजन गैस के एटम्स को हिट करते हैं और हिट करने पर हाइड्रोजन गैस के एटम्स को एक्साइट करवा देते हैं। कुछ देर बाद हाइड्रोजन गैस के एटम्स उसी सर्कुलर पाथ के ऊपर जब डी एक्साइट होते हैं तो बेटा व्हाइट लाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट कलर का एक सर्कल बनता हुआ नजर आता है। और क्योंकि ट्यूब ग्रेजुएटेड है तो आप उस सर्कल का डायमीटर और रेडियस बआसानी मेजर कर सकते हैं। उसी रेडियस और इस वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से E और M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये इस V की पुटिंग के लिए जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र किया उसके हवाले से हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू V टाइम्स E। चैप्टर नंबर 12 में भी ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं, दिस इज √2 कैपिटल V E डिवाइडेड बाय M। और यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चलती है कि चार्ज पार्टिकल्स को मिलने वाली वेलोसिटी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स कर देंगे तो वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगी। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 9 टाइम्स कर देंगे तो वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ेगी। ये स्क्वायर रूट प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है वेलोसिटी और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। बहरहाल ये वेलोसिटी की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करके सॉल्व करते हैं तो E और M वैल्यू का हमारे पास दूसरा फार्मूला आ जाता है। बी वेरी केयरफुल बेटा जी, यहाँ पर V का मतलब स्पीड नहीं है, ये कैपिटल V है जो पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है। तो इस E और M के फार्मूले से अगर आप चार्ज टू मास रेशियो निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल का डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और रेडियस ऑफ द पाथ आपको चाहिए। इन तीनों पैरामीटर्स को पुट करके E और M वैल्यू निकाली जा सकती है। आइए कुछ मजीद रिलेशनशिप्स हम इसके स्टडी करते हैं। जो इक्वेशन नंबर ए भी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखी है, इसके अंदर हमने E और M वैल्यू का फार्मूला लिख रखा था, दैट इज V डिवाइडेड बाय BR। अगर मैं एक काम करूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो मैस उस तरफ जाकर V के साथ मल्टीप्लाई होगा और BR इस तरफ आकर E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिलेशनशिप हमारे पास क्या आ रहा है? EBR इज इक्वल्स टू MB और MB के हवाले से आप जानते हैं कि ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम हुआ करता है। तो बेटा अगर बाकी सारे पैरामीटर सेम रखें और डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को सेम रेडियस पर मूव करने के लिए अगर हम बाउंड कर दें तो याद रखें अगर चार्ज पार्टिकल्स सेम रेडियस में मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंटम एक दूसरे के हमेशा प्रोपोर्शनल रहते हैं। मतलब अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को मजबूर कर दें कि वो सेम रेडियस में मूव करते रहें तो जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे उन चार्ज पार्टिकल्स का मोमेंटम प्रोपोर्शनली बढ़ता चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा होगा। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर बी का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर बी में हमने E और M वैल्यू लिख रखी है, दैट इज 2 टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय V स्क्वायर R स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं ये काम करूँ कि दोनों तरफ मैं E से मल्टीप्लाई कर दूँ, चार्ज E से मैं इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों भाई इसका क्या फायदा होगा? देखें यहाँ पर हमारे पास टर्म बन रही है V इंटू E की, और ये जो V इंटू E की टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इसकी जगह मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। सो व्हाट वी हैव, ये देखिए जी, ये E स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय M, और यहाँ पर हमारे पास जो टर्म बची है दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज VE इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बेटा अगर बाकी सारी टर्म्स को सेम रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब वी कैन राइट दिस टर्म ओवर हियर, द रिलेशनशिप ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज B स्क्वायर, कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स सेम। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को डबल करेंगे बाकी फैक्टर्स को सेम रखते हुए तो चार्ज पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी बल्कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। आइए आगे बढ़ते हैं और पीरियड ऑफ रोटेशन के हवाले से भी हम कुछ बातें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पीरियड ऑफ रोटेशन का अंदाजा में कैसे होगा? बाई इक्वेशन ए को अगर मैं यहाँ पर रीराइट कर लूँ, दिस वाज E डिवाइडेड बाय M V डिवाइडेड बाय
बी इंटू आर। देखिए बेटा बी वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, चैप्टर नंबर 5 से आप लोग ये वाली बात जानते हैं, ठीक है जी। तो आप ये सॉल्व कैसे करेंगे, आर से आर को सबसे पहले कैंसिल आउट कर दें और ओमेगा की वैल्यू पुट करें। ओमेगा इज 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी इंटू बी ओवर हियर ई डिवाइडेड बाय एम। यहाँ से अगर आप पीरियड ऑफ रोटेशन निकालना चाहते हैं, टी निकालना चाहते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय ई इंटू बी। तो बेटा जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ रोटेशन का फार्मूला हमारे पास आ चुका है, जो चार्ज पार्टिकल्स के मास पर, अमाउंट ऑफ चार्ज पर और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पीरियड ऑफ रोटेशन का बेटा आपके पास फार्मूला आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इस फार्मूले को अगर हम इन्वर्स कर लें तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा विच इज ई बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। ये भी उन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी, लेकिन टाइम पीरियड के हवाले से जो डिपेंडेंसीज थी, डिपेंडेंसीज फ्रीक्वेंसी के साथ टोटली उलट है, ठीक है जी। तो पीरियड ऑफ रोटेशन और फ्रीक्वेंसी के फार्मूले आपके सामने। मजीद हम कुछ रिलेशनशिप मशहूर चार्ज पार्टिकल के स्टडी करने के लिए जा रहे हैं बेटा। देखें अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाए, बेटा बी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है और डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को थ्रो किया जा रहा है, तो जब डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाए और उनकी ई ओवर एम वैल्यू को डिटरमिन किया जाए, तो 3 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पर मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दूसरा चार्ज पार्टिकल है हमारे पास प्रोटॉन, तीसरा चार्ज पार्टिकल है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। तो जब इन तीनों की हम ई ओवर एम वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास ट्रेंड क्या आता है, ट्रेंड हमारे पास ये आता है कि ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आती है, दूसरे नंबर पर ई ओवर एम वैल्यू आती है अल्फा पार्टिकल की, और ई ओवर एम वैल्यू ऑफ प्रोटॉन हमारे पास सबसे कम आती है। बेटा याद रखिएगा ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द गिवन चार्ज पार्टिकल इज रिलेटेड विद द रेडियस। हाउ इट इज बीइंग रिलेटेड, रिलेशनशिप में आपको बता देता हूँ। ये देख लें इक्वेशन नंबर ए में अगर हम देखें तो ई ओवर एम वैल्यू इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय br। अच्छा देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि जो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करें, v और b सेम, ये दोनों के दोनों फैक्टर सेम। अगर इन फैक्टर्स को सेम रखा जाए बेटा तो e ओवर m वैल्यू इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी वो स्मॉलर रेडियस में मूव करेगा। तो जो हमने ई ओवर एम वैल्यू का ट्रेंड लिखा है, रेडियस का ट्रेंड उससे टोटली ऑपोजिट होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, अल्फा पार्टिकल का जो सर्कल होगा वो थोड़ा एनलार्ज होगा क्योंकि रेडियस ज़्यादा है, और प्रोटॉन सबसे बड़े रेडियस के अंदर मूव कर रहा होगा, उसका सर्कल सबसे बड़ा बनेगा, ठीक है। अच्छा जो रेडियस होता है और चार्ज पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर छोटे सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, छोटे सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका कर्वेचर ज्यादा है, उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल बड़े सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस ज्यादा है तो उसकी डिफ्लेक्शन कम है, ठीक है जी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस सबसे कम आ रहा है, इसलिए उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है। और प्रोटॉन के लिए अगर मैं बात करूँ तो प्रोटॉन का जो रेडियस था वो सबसे ज़्यादा था, इसलिए प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन सबसे कम आ रही है। तो इस तरीके से आप मशहूर जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स ये 3 हैं, इनके हवाले से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उनकी ई ओवर एम वैल्यू, रेडियस और डिफ्लेक्शन को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज रिलेशनशिप्स। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।